बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं वॉर रूम। भारत और पाकिस्तान से जंग के हालात जो बने इस पर सारा अपडेट मेजर जनरल बीके दत्ता, मेजर जनरल संजय सोई, एयर कमोडोर एएस बहल, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे मेहमान हैं। एक तरफ पाकिस्तान ने जहां कल अपने यहां सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर रखी है, तो वहीं उसने अपने फाइटर जेट्स को भी अब नई लोकेशंस पर तैनात कर दिया है। भारत के हमले को देखते हुए पाकिस्तान ने अपने सबसे उम्दा F-16 फाइटर जेट्स को सरगोधा से पासनी एयरफील्ड शिफ्ट किया है। पाकिस्तान को डर था कि भारत के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कहीं वो उसके फाइटर जेट्स F-16 को खास तौर पर उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे, और अब पाकिस्तान ने अपने F-16 की जगह भारत के बॉर्डर पर चीन पे आए हुए JF-17 फाइटर जेट्स को तैनात किया है। और पाकिस्तान को खतरा यह है कि भारत का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 उसके F-16 फाइटर जेट्स को ट्रैक करके कहीं गिरा न दे, इसलिए उसने इन जेट्स को सरगोधा से 1200 किलोमीटर दूर पासनी एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया है। अब सर, आपने तो अपने करियर में पाकिस्तान के इन सारे एयरफील्ड्स को अच्छे से स्टडी किया होगा, क्या मतलब है इस कार्रवाई का? देखिए, पासनी ग्वादर के पास है, ये बिल्कुल सदर्न वेस्टर्न ट्रिप के ऊपर आता है। यहां पे क्यों करते हैं? जैसे एक रीजन आपने बताया कि हमारा जो S-400 सिस्टम है उसकी 400 किलोमीटर रेंज है और उसकी रेंज से बाहर हो ताकि उसको शूट डाउन ना कर दिया जाए। पाकिस्तान के पास 4 स्क्वाड्रन है F-16 के, यानी कि 75 जहाज के करीब हैं, लेकिन उसमें से जो एक्चुअली इफेक्टिव हैं वो 22 F-16CD हैं। अदरवाइज बाकियों की सर्विसिबिलिटी और कैपेबिलिटी बहुत ही पुअर है। अब ये इनको पासनी में करने का एक और मतलब भी है कि अगर भारतीय नौसेना अगर ऑपरेट करती है सदर्न एरिया के अंदर और उनके पास भी MiG-29 के जैसे फाइटर जहाज हैं, तो अगर वो वहां ऑपरेट करती है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां पे ऑपरेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं सदर्न जो कि इनका कमर्शियल एरिया है, पोर्ट्स हैं 2 वहां पे, ग्वादर है और कराची है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए JF-17 का स्क्वाड्रन तो शायद कराची में वो रखेंगे ही रखेंगे, और साथ में ये F-16 को उन्होंने यहां पे रखा। तो 2 कारण है, पहला उनको बचा के रखना चाहते हैं क्योंकि ये मोस्ट इफेक्टिव स्क्वाड्रन है अभी F-16CD, और दूसरा है कि अगर भारत का कोई भी हमला होता है सी से, तो उनका, क्योंकि ये जहाज सिर्फ एयर डिफेंस कर सकते हैं, इन्हें ऑफेंसिव रोल के लिए शायद अमेरिका क्लियर ना करे। ए मार्शल साहब, एक खबर और आ रही है, वो ये कि चाइना ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल्स जो है वो सप्लाई किए। बताया जा रहा है ये 200 से 300 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है जो मार्क 5 पर उड़ान भर सकती है, और ये इनके JF-17 थंडर फाइटर जेट्स के लिए। बिल्कुल सही, ये मिसाइल है PL-15, लेकिन मैं 200 से नहीं एग्री करूंगा। इसकी रेंज करीब 150 के आसपास है, 150 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स में। सो अगर ये उस रेंज में है, ये इनका सबसे, आप कहेंगे एक तरीके से मजबूत आंसर है। बट सवाल उठता है कि इसको अभी अभी इंटीग्रेट किया है, नंबर 1 क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कि अगर इंटीग्रेट किया है तो इसको कैसे लॉन्च करेंगे और कितने नंबर्स में है? किसी भी वॉर में नंबर्स बहुत मैटर करते हैं। एक दिन में जो इस तरह की मिसाइल का खर्चा होगा, अगर इफेक्टिव वॉर शुरू होती है तो कम से कम 20 से 30 मिसाइल चाहिए, और वो खर्चा क्या पाकिस्तान जिस फाइनेंशियल स्टेटस में खर्च कर सकता है? मुझे बताया जा रहा है 300 करोड़ की एक मिसाइल, 300 करोड़ की मिसाइल है, तो उसको दागने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा। इसे कहते हैं ना, हिंदुस्तान को बहुत सोचना पड़ेगा। एक मिसाइल का खर्चा उठाने में पाकिस्तान आधा आधा भिखारी होता जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं है, एक नाम ले लेना और रेंज ले लेना, फिर उसको इंटीग्रेट करना। आप किस पर लॉन्च करेंगे? आपके पास अगर आपका टारगेटिंग सिस्टम या आपकी इंफॉर्मेशन जो वॉर डायनेमिक्स से पता चलती है या काइनेटिक्स में पता चलती है, अगर वो वीकेंड आउट कर दी इंडियन एयरफोर्स ने, जो जरूर करेगी क्योंकि स्पेस एसेट्स भी हैं, साइबर एसेट्स भी हैं और IW एसेट्स भी हैं, तो उसमें आना तो आपको इंफॉर्मेशन होगी, तो ब्लाइंडली आप कहां चलाएंगे? और तीसरी बात कि अगर आप जब टेक ऑफ करेंगे, कोई डिलीवरी प्लेटफॉर्म होगा, आपने बताया 10C डिलीवरी प्लेटफॉर्म, उस डिलीवरी प्लेटफॉर्म के उड़ते ही अगर S-400 उसका सामना कर लेगी और गिरा देगी, तो क्या बचा आपके पास? F-16 आपने भेज दिए सदन में नेवल ब्लॉकेड को रोकने के लिए, रोक नहीं पाएंगे नेवल ब्लॉकेड। आप ये मत भूलिए, अभी हमने उसकी चर्चा नहीं की, हमारे पास 2 पब्लिक डोमेन में 2 सबमरीन्स भी हैं, अरिहान एंड अरिघात। वो कहां है किसी को पता नहीं, तो वो भी चलेंगी। और एक बात और है, जो बार बार धमकी देते हैं न्यूक्लियर की, ध्यान रखें, इंडिया के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। ये कहते हैं फर्स्ट यूज, मतलब ट्रायड बना हुआ है। हमारे पास एयर प्लेटफॉर्म है डिलीवरी के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की, ग्राउंड प्लेटफॉर्म है, साइलोज हैं, और थर्ड हमारे पास जो है
वो नेवल प्लेटफॉर्म सबमरीन्स वाला भी है। तो आप तीनों को नहीं खत्म कर सकते, इसी को बोलते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो आपके पास होती है, इसीलिए हम कहते हैं नो फर्स्ट यूज, जो अभी मॉडिफाई करने की बात चल रही है। आप कुछ कह रहे थे, मैं दूसरी खबर बताता हूं। हाँ बिल्कुल, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि लॉन्ग रेंज एयर टू एयर। अभी क्या हुआ था, एमरैम के बाद पाकिस्तान के पास कोई भी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल रह नहीं गई थी, और उनके जो J-10C जहाज आए हैं, एक ही स्क्वाड्रन है, और साथ में JF-17 पे भी ये मिसाइल लगेगी, तो इंटीग्रेशन में थोड़ा समय लगेगा। तो PL-15 को इसलिए लिया गया कि उनके पास कोई भी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल नहीं थी। अच्छा, अब आप सुनिए जरा इनके विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री की बात। ये लोग लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते ही रहे हैं। इनका नाम है इशाक डार, और ये पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर ये कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है, भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर देगा। लेकिन इस बार पाकिस्तान टिट फॉर टैट का जवाब देगा, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देगा। इशाक डार ने सिंधु जल समझौते की सस्पेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हमारा पानी रोका तो जंग शुरू होगी। सिंधु के पानी से पाकिस्तान कोई समझौता नहीं करेगा। हमारी फीडबैक है, जो हमारी इंटेल इनपुट है, वो इंडिकेट करती है कि ये कोई एस्केलेटरी मूव को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये आपका ये जिम्मेदारी है दोस्त होने के नाते, ये हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया, तो इस दफा टिट फॉर टैट ही होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये हमारे लिए इट विल टेंट अमाउंट टू एक्ट ऑफ वॉर। अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की, ये तो पेपर पे है ना, ना बहस हुई है, तो हम फिर ये एक जंग तस्वर होगी, क्योंकि ये 240 मिलियन लोगों की लाइफ लाइन है, उनकी एग्रीकल्चर, हमें पानी ऑब्वियसली एक बुनियादी जरूरत है हर एक की, तो इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अच्छा, ये पानी को लेकर के बड़ी बातें पाकिस्तान में होती हैं कि भारत पाकिस्तान का पानी रोक देगा, वो जब होगा तब होगा। लेकिन आप लोग पाकिस्तान तो आपस में पहले ही पानी को लेकर लड़ मरने के लिए तैयार है। चंदन सोया, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। अच्छा, ऐसे लोग हैं, इनका जो पंजाब का सूबा है वो ही पूरा देश है इनके लिए, इनके वो पूरे पाकिस्तान का एक छोटा हिस्सा है। लेकिन फौज पंजाबी, सरकार जितने लोग प्रधानमंत्री बनते हैं वो सब पंजाब से, सेना में एक एक अफसर पंजाब का आता है। और सिंध को जो पानी जाता था उसको भी डाइवर्ट करके पंजाब के खेतों की तरफ ले जाना चाहते हैं पाकिस्तान, पंजाब के लोग, जहां से अभी मरियम नवाज बोल रही थी। और इसको लेकर के पूरा देश पंजाब सूबे के खिलाफ खड़ा हो गया है कि हम भी पाकिस्तानी हैं कि नहीं, हमारा भी देश के पानी के ऊपर कोई हक है कि नहीं। तो भारत तो ये कार्रवाई जब करेगा तब करेगा, पहले तुम्हारे अपने देश के लोग खड़े हो जाएंगे पानी के लिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए 2-3 बातें हैं जो आप सही कह रहे हो कि पाकिस्तान के जो चाहे सेना हो, लीडरशिप हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हर जगह जैसे पंजाब का दबदबा है और बाकी लोगों को जैसे सेकंड रेट सिटीजन समझा जाता है। यही कारण है कि आज अगर बलूचिस्तान में भी आपने देखा हो कितना पंजाब के खिलाफ वहाँ पर कई बार आवाज़ें उठी, पंजाबियों को निकाल के वहाँ पे गड़बड़ हुई थी, कई जगह पे उनको मारा पीटा भी गया था। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर आज देखिए अगर सिंधु नदी का पानी रुकता है तो चोट किसको पहुँच रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़मीनें जो लीडर हैं इनकी प्रॉपर्टियां वहाँ पर हैं, पाकिस्तान के अफसरों की प्रॉपर्टियां पंजाब में हैं। और वहाँ पर जो अगर पानी रुकता है तो सबसे ज़्यादा आवाम की इनको चिंता नहीं है, चिंता इनकी अपनी जेबें जो खाली होनी शुरू हो जाएंगी उसकी ज़्यादा चिंता है। तीसरी बात, अगर जिस प्रकार से सिंध में बवाल हो रहा है, जब पानी डाइवर्ट करने की कोशिश की तो सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, ये सब इलाकों में लोग समझ रहे हैं कि पंजाब की कीमत पर ये बाकी जगहों के साथ जो सौतेला व्यवहार आज तक पाकिस्तान की सरकार करती रही है, उसका खामियाजा आज पाकिस्तान सरकार खुद भुगत रही है। सर, आपने एक खबर और पीछे चर्चा चल रही थी कि पाकिस्तान के अंदर ये बातें हो रही हैं सरकार में कि हम तो असली वोट लेकर के आए नहीं है, शहबाज शरीफ को तो आसिम मुनीर ने प्रधानमंत्री बनाया, आसिम मुनीर सब कुछ करता है, तो असली नेता तो इमरान खान है और वो 1.5 साल से जेल में बंद है, तो उसको बाहर निकालो, नहीं तो जनता हमारी खड़ी हो जाएगी। अब इन्होंने इमरान खान से भी एक चिट्ठी लिखवा ली। इमरान खान ने जेल से चिट्ठी जारी करके ये कहा है कि भारत ने, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तब भी यही किया था, पुलवामा का इल्जाम हम पे देकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी थी और वो अब भी ये कर रहा है, लेकिन हम पूरा देश जो है वो एक है। जिस आदमी को जेल में बंद कर रखा है और जिस देश का इतिहास ये हो कि एक प्रधानमंत्री को फांसी लगा दी थी, तो वो इमरान खान से चिट्ठी क्यों नहीं लिखवा सकते? सर बिल्कुल, ये हमें ये भी नहीं मालूम कि ये चिट्ठी इमरान खान ने लिखी है कि नहीं लिखी।
वो तो बल्कि AI के माध्यम से उसकी स्पीच भी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मुनीर को गालियां दे रहे हैं। उनको मालूम है कि जितना ये इंडिया का रिएक्शन है, भारत का रिएक्शन है, ये मुनीर की वजह से है। और मुनीर जो लोगों को ये दिखा रहा था मैं अभी कश्मीर को हासिल कर लूँगा, मेरे को लगता है हिस्ट्री में मुनीर एक वो ऐसा आदमी बन के जाएगा पाकिस्तान से जिसने पाकिस्तान का जाया खान ने बंटवारा कराया। और मुनीर खान जो है, आसिम मुनीर, वो इसको 4 हिस्से में बांट के जाएगा। और उसके बाद ये जहां मर्जी छुपे, वी नेवर फॉरगेट, विल नेवर फॉरगिव, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। सर एक बयान और सुन लीजिए फिर आप। इनके एक सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी, ये भी बोल रहे थे इनकी पार्लियामेंट के अंदर, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास खाने को रोटी भले ना हो लेकिन बम जरूर चलाएंगे। टिट फॉर टैट का मतलब ये है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, हम उसको जवाब देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ठीक है, हमारी तरफ से पहल नहीं होगी, हम कोई जंग करने के नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत की जाती है तो फिर हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे घर में रोटी नहीं है या हमारे घर में पानी नहीं है या हमारे घर में खाना नहीं है और हम बैठ जाएंगे जी कि चले। ऐसा नहीं होगा। भारत पहले भी लड़ चुका है हमसे और उसे पता है। अब भी अगर खुदा न खास्ता वो इस तरह की हरकत करता है तो उसके नतायज उसे भुगतना पड़ेंगे। हमारा दुश्मन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। वो हमें आइसोलेट करना चाहता है, तनहा करना चाहता है और उसके बाद हमारे पाकिस्तान के वजूद को मिटाना चाहता है। आप देख लें, उसकी खारजा पॉलिसी देख लें, पाकिस्तान को हर जगह तनहा करना चाहता है वो। आप इकोनॉमिकल देख लें, सोशली देख लें, हर लिहाज से कई तरह की जंग शुरू की उसने हमारे खिलाफ। वो दहशतगर्दों को भी सपोर्ट करता है, मीडिया वार भी कर रहा है, नफ्सियाती जंग भी लड़ रहा है, कोग्निटिव वार भी कर रहा है। हमारे अजहान को तस्खीर करके उन्हें अपना सिपाही बना रहा है। मुकाबले में हम क्या कर रहे हैं? पीकॉक ला रहे हैं, हम अपनी मीडिया का गला घोंट रहे हैं। वो चाहता है कि अपने लोगों को मुंसजिम करे, इकट्ठा करे, इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाता है, मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, पॉपुलर गवर्नमेंट बना रहा है, वहां का सिस्टम अपने पॉपुलर लीडरशिप को संभाल रहा है। और हम पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, मोदी की खारजा पॉलिसी आप दुनिया के सामने है कि किस किस मुल्क ने उसकी हिमायत की है, उसका साथ देने की कोशिश की है। और हम कहां खड़े हैं? हमारी फॉरेन पॉलिसी किधर है? डिप्लोमेसी किधर है? मीडिया वार किधर है? यही पार्लियामेंट है, हम यहां बैठे हैं। यहां वजीर दिफा को आना चाहिए था, हमें हकायक बतलाने चाहिए थे क्या सूरत हाल है, ताकि हम अपने वतन को डिफेंड कर सकें। तो ये पूछ रहे हैं सांसद पाकिस्तान के कि हमारी डिप्लोमेसी कहां है? पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, हमारे साथ कौन खड़ा है? देखिए, 2 बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने खुद ही मान लिया कि हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है। मैं उसे एक मैसेज देना चाहता हूं। ये कहा जाता है आर्मी मार्चेज ऑन स्टमक। अगर खाने के पैसे नहीं है तो आर्मी क्या करेगी? इसका मतलब आपने खुद ही मान लिया कि आर्मी में कुछ नहीं रहा, खाने पीने के भी पैसे नहीं है। दूसरे ये कह रहे हैं कि वी हैव बीन डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड। अरे वाह! और आतंकवाद भारत करता है। इसे कहते हैं ना कि काम मैं करूंगा, इल्जाम आप पे लगाऊंगा। तो ये जो इनकी पॉलिसी रही है अब खुल के सामने आ रही है, अंदर भी ये बात उठ रही है। ये कौन सी पॉलिसी है? तो पॉलिसी है नहीं तो दिखेगी कैसे? एक बात सौरभ बिल्कुल साफ है, अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि आतंकवाद कैन नॉट बी द स्टेट इंस्ट्रूमेंट। अगर वो रहेगा तो वो देश खत्म हो जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो। वही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। सर एक खबर है, लेकिन इसकी बात हमको करनी चाहिए। बीच में खबर आई थी 2 दिन पहले कि तुर्की के कुछ जहाज लैंड हुए थे पाकिस्तान में, और एर्दोगान जो वहां के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी कहा था कि मैं चाहता हूं दोनों देशों के बीच तनाव कम हो। तुर्की के खुफिया विभाग के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल यासिर कादियोग्लू, इनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन तुर्की का वो इस्लामाबाद में पाकिस्तान एयरफोर्स हेडक्वार्टर पहुंचा है। और ये भी कुछ मैसेजेस ऐसे आए हैं जिसमें पता चलता है कि टर्की ने इनको इंटेलिजेंस ऑफर की है, अगर हालात खराब और होते हैं
तो वो खुफिया जानकारियां जो है पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकता है। तो ये हमारी चर्चा इस पर चलती रही है कि क्या टर्की इन हालात में खुलकर पाकिस्तान का साथ देगा। देखिए, टर्की का ऐसे कहा जा रहा था कि 6 से 7 जहाज लैंड किए थे और उसमें ड्रोन्स भी आए, मैन पैड्स भी आए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी आई, और मुझे कोई शक नहीं है कि पक्का उन्होंने कुछ ना कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट दिया होगा। ड्रोन्स की बात कर रहे थे तो यहां तक कहा गया कि TB2 भी उन्होंने शायद भेज दिए हों। लेकिन साथ में यह दिख रहा है बहुत क्लियरली कि 2 देश हैं वो चीन के साथ, जो पाकिस्तान के साथ हैं। एक है चीन, जिसने कहा है कि सॉवरेनिटी पाकिस्तान की है, वो टूटनी नहीं चाहिए, उनकी सिक्योरिटी रहनी चाहिए, और एक न्यूट्रल प्रोब होना चाहिए। न्यूट्रल प्रोब क्या है? पठानकोट में भी तो न्यूट्रल प्रोब हुआ था, क्या निकला उसका? ISI वाले आके चले गए, कुछ भी नहीं हुआ। अब दूसरी चीज आती है टर्की का। टर्की का मेन जो है अर्दोगन अनपॉपुलर है अपने देश के अंदर ही। आपको पता है वहां क्या चल रहा है? भारत ने सबसे ज्यादा एड सबसे पहले दी थी 2023 में, जब वहां पे अर्थक्वेक आया था। लेकिन जब भी गद्दारी होती है भारत के साथ तो टर्की हमेशा भारत के अगेंस्ट खड़ा रहता है। अब उनकी जो इंटेलिजेंस टीम आई है, लेकिन यहां पे मैं एक बड़ी अच्छी चीज आपको बताना चाहता हूं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 सैटेलाइट्स हैं जो मिलिट्री इस्तेमाल कर सकती है, 8 मैक्सिमम, और भारत के पास 51 है, 51 ऑपरेशनल है। बाकी कई हैं लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है, 51 ऑपरेशनल है, जो चाहे वो नेविगेशन है, कम्युनिकेशन है, या फिर रिमोट सेंसिंग है। मैं आपको नाम नहीं बताना चाहता हूं, उनकी कैपेबिलिटी नहीं बताना चाहता हूं, बट ये बताना चाहता हूं कि हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग, एक्शन, सैटेलाइट ट्रैकिंग पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान को इस समय मदद चाहिए इंटेलिजेंस के अंदर। वो उनको 2 जगह से मिलेगी, एक चीन से मिलेगी क्योंकि उनका भी सैटेलाइट नेटवर्क बहुत अच्छा है, और एक टर्की उनको प्रोवाइड करेगा इंटेलिजेंस इनपुट्स।